नमस्ते बच्चों, आप मुझे पहचान ही गए होंगे कि मेरा नाम पीसी करण है। मैं सिसडी स्कूल में जीव विज्ञान शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। इससे पूर्व मैंने एक वीडियो लेसन आप लोगों को दिया था, उसका शीर्षक था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उस वीडियो लेसन में मैंने बहुत सी बातें आपको बताई थी, जैसे सेल क्या है, कोशिका क्या है, आविष्कार किसने किया, साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, जीवों में कितने कोशिकाएं होती हैं, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। होमवर्क में मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया था जिसको आप नहीं कर सकें। मैंने दिया था कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। मैं पढ़ाया नहीं था, परंतु होमवर्क में दिया अवश्य था। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का नामांकित चित्र बनाने के लिए मैंने आपसे ये भी कहा था। तो नामांकित चित्र आपके विज्ञान पुस्तक में जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर में 2-3 पेज पलटने के बाद जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का ही नामांकित चित्र बना हुआ है। आप उसे अपने कॉपी में निश्चित तौर पर ड्रॉ किए होंगे। उसके विभिन्न अंगों का नाम भी लिखे होंगे। साथ साथ मैंने कहा था आप लोगों को कि सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी नामांकित चित्र बनाएं। मैंने उसका नामांकित चित्र श्याम पट मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनाया था। उम्मीद है आप लोग उसे भी ड्रॉ किए होंगे। वर्तमान में मैं आप लोगों के बीच तो हूं नहीं कि देख सकूं कि आप बनाए या नहीं बनाए, लेकिन आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने वो चित्र अपने अभ्यास पुस्तिका में अवश्य ही बनाया होगा। आज हम लोग कोशिका की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के विषय में जानेंगे। यदि हम लोग सेल को, उसकी रचना को जानना हो तो एक रफ डायग्राम यहां बनाते हैं। इस रफ डायग्राम में 3 चीज मुख्य रूप से दिख रहा है। एक ये और एक ये क्या है? ये है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये है साइटोप्लाज्म, और ये है
जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे, कोशिका की रचना पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने के लिए कोशिका को 3 भागों में विभक्त करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा केंद्रक। एक्चुअली जब हम लोग कोशिका को देखते हैं तो इसको कहते हैं इट इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कोशिका जो है जीव द्रव्य का मास का बना हुआ है। वह जीव द्रव्य 2 भागों में विभक्त है। एक यह केंद्रक झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, ये बीच वाला पोर्शन, यहां से लेकर के यहां तक, और दूसरा जो केंद्रक के अंदर में है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहले हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में बात करें। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर एक नामांकित एक चित्र बना हुआ है। नामांकित तो नहीं है, एक चित्र हमने बनाया है। यह एक पादप कोशिका है। पादप कोशिका, प्लांट सेल। ये जो आप बाहर में देख रहे हैं, यह है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है यही है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने कहा आपको कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। यहां जो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था वो कोशिका का, वो इस तरह से, इसी झिल्ली को, बाहर वाले झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका झिल्ली बना हुआ होता है प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन प्लस लिपिड, लिपिड मतलब फैट, फैट माने वसा। प्रोटीन और वसा से निर्मित होता है कोशिका झिल्ली। बहुत से बायोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है। जैसे रॉबर्टसन एक बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने यूनिक मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया था। कोशिका झिल्ली जो है सो यूनिक मेम्ब्रेन है। उन्होंने भी यही कहा था कि ये प्रोटीन और लिपिड से, फैट से, वसा से बना हुआ है। जो मुख्य रूप से प्रचलित सिद्धांत है वह है फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था यह प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन और वसा से बना हुआ है, जिसमें बाहर वाला जो लेयर है दोनों वो प्रोटीन है और अंदर में
दो और लेयर है वो फैट का है। तो फैट को यदि एक मान ले तो दो प्रोटीन मतलब ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ये। हम लोगों को प्रायः यह ऐसा दिखता नहीं लेकिन है। यहां जो दिख रहा है ये छेद वहां छेद भी होता है इसमें, और उस छेद के द्वारा बहुत से पदार्थ कोशिका के अंदर आते हैं या जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जाने कोशिका झिल्ली है क्या। ये कोशिका झिल्ली हमने आपको दिखाया यहाँ पर की है। ये अंदर की चीजों को बाहरी चीज से बचाता है। माने कोशिका झिल्ली इज द आउटर बाउंड्री ऑफ ए सेल, बाहरी बाउंड्री है जो कि सेल के अंदर जो पदार्थ हैं उन सभी को बाहर के प्रभाव से बचाता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा से बना हुआ है। यह बाहरी पदार्थों को सोच समझ करके अंदर की ओर आने देता है और सोच समझ करके ही अंदर से बाहर जाने देता है। अर्थात इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसीलिए कोशिका झिल्ली को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब हुआ क्या, ये सेलेक्ट करता है, चुनता है कि किस चीज को अंदर आने देना है और किस चीज को बाहर जाने देना है। ना तो सभी चीज को अंदर आने देता है, ना सभी चीजों को बाहर जाने देता है। कोशिका झिल्ली जो कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है, कुछ को बाहर जाने देता है, वो किस विधि से, इसके लिए एक विधि है, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये है क्या? ये एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हाई वाटर कंटेंट की तरफ से लो वाटर कंटेंट की ओर सब्सटेंसेस का मूव होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। माने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जहां ज्यादा होंगे वहां से जहां कम होगा वहां की ओर मूव करता है। मान लीजिए ये एक बीकर है, इस बीकर में हम एक कोशिका झिल्ली रखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये बीच बीच में छेद होता है इसके अंदर। अब यहां से यदि पानी रख दिया और यहां कोई गाढ़ा चीज, यहां है पानी और यहां पर है गाढ़ा पदार्थ, तो इस छेद से पानी इधर जाता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इधर से पानी इधर नहीं आता है, लेकिन क्या है कि ज्यादा पानी इस ओर जाता है, कम पानी इधर से इधर आता है, लेकिन जरूर है। तो पानी का मूवमेंट हो रहा है ज्यादा पानी की ओर से कम पानी की ओर, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, कम पानी की ओर, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली को हम लोग सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसी के द्वारा पानी का आदान प्रदान होता है, अंदर आता जाता है। तो ऑस्मोसिस एक विधि हुआ जिसके द्वारा जल का आदान प्रदान होता है, एक आता जाता है।
एक दूसरी विधि है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस दूसरा हो गया डिफ्यूजन। ये क्या चीज है? आप लोग देखे होंगे, घर में महसूस भी किए होंगे कि जब आप किसी ग्लास में, शीशा का ग्लास हो या स्टील का ग्लास हो, उसमें पानी रख देते हैं और पहले इसमें पानी रखिए और धीरे से 1 चम्मच चीनी यहां पर रख देते। 1 चम्मच चीनी रख दिया, शुगर, चीनी, पानी, वाटर। जब पानी को वहां धीरे से रख देंगे, पानी में चीनी को धीरे से रख देंगे, तो क्या होगा कि इस क्षेत्र का पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा मीठा होगा, इधर का पानी बिल्कुल ही नहीं। इसको कुछ समय छोड़ देंगे, तब क्या होगा, इधर का पानी ज्यादा मीठा लगने लगेगा, इधर वाला कम। और जब पूरी चीनी इसमें घुल जाएगी बढ़िया से, एकदम मिल जाएगा, तब सभी जगह समान स्वीटनेस जो है, मिठास आ जाएगी। मतलब हुआ क्या, चीनी का मूवमेंट, शुगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, हायर शुगर लेवल टू लोअर शुगर लेवल, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता और पानी ऐसे ही जाता है, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसका झिल्ली के द्वारा आदान प्रदान उसका भी होता है। अब प्रश्न आता है क्या, जब सेल मेम्ब्रेन हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल को यदि हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जो काफी गाढ़ा हो, मान लीजिए ये एक हमारा सेल है और इसको हमने एक बीकर में रख दिया, इस बीकर में शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन रख दिया, शुगर सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ये शुगर सॉल्यूशन इस सेल के कंटेंट से ज्यादा गाढ़ा होगा और जब ये ज्यादा गाढ़ा होगा तो इसका पानी इस ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, और जब पानी बाहर की ओर निकलेगा तो ये सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक करेगा, श्रिंक माने छोटा होना, श्रिंक करेगा। ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये सेल के कंटेंट से ज्यादा गहरा है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या चीज है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन whose solute concentration is more than the solute concentration of the cell। यदि बाहर वाले सॉल्यूशन का सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर के सॉल्यूट कंसंट्रेशन से ज्यादा हो, तब वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखेंगे तो सेल का इनर कंटेंट श्रिंक करेगा। यदि ये एनिमल सेल है तो क्या होगा, पूरा सेल ही सेल मेम्ब्रेन से श्रिंक करेगा। अब है क्या कि पानी बाहर श्रिंकिंग क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर का पानी बाहर निकला, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। यदि इसी चीज को थोड़ा सा बदल दें, यहां जो शुगर सॉल्यूशन रखे हम, इस शुगर सॉल्यूशन के जगह पर
पानी रखते हैं, वाटर, केवल पानी, इसमें चीनी नहीं मिलाए, तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो गाढ़ा होगा और बाहर वाला पानी है माने पतला होगा। तो क्या होगा, पानी सेल के अंदर जाने लगेगा और पानी जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगा। स्वेलिंग ऑफ द सेल विल टेक प्लेस। और ये स्वेलिंग के कारण हो सकता है ज्यादा स्वेल कर जाए तो बर्स्ट भी कर जाए, लेकिन ऐसे वो सेल फूलेगा। याद कीजिए, आप लोगों ने घर में किशमिश यूज किया होगा। किशमिश को रात में आप पानी में डाल दें तो सुबह में यदि देखेंगे तो एकदम गोल गोल फुला हुआ दिखेगा, मतलब हुआ स्वेलिंग ऑफ द सेल। स्वेलिंग होगा तो इसका मतलब हुआ कि वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके अंदर। वाटर एब्जॉर्प्शन होगा मतलब क्या हुआ कि यदि बाहर कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के सॉल्यूट कंसंट्रेशन से कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। A solution is said to be hypotonic when its solute concentration is less than the solute concentration of the other solution. तो इस स्थिति में सेल खुलेगा और इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, पहला पानी बाहर निकल रहा था, श्रिंकिंग हो रहा था, दैट वाज एक्सोऑस्मोसिस, और यहाँ पर पानी अंदर घुसा, सेल खुल गया, इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मान लीजिए आप एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन बाहर वाले कंसंट्रेशन से सेम है, माने यहाँ का कंसंट्रेशन और ये बाहर का कंसंट्रेशन, बोथ द कंसंट्रेशंस आर सेम, दोनों में सॉल्यूट की मात्रा बराबर है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। और उस स्थिति में क्या होगा कि न तो पानी अंदर जाएगा या न पानी बाहर जाएगा। मान लीजिए जितना गया उतना बाहर निकल जाएगा, तो बात बराबर, सेल का साइज न बढ़ेगा न घटेगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन is said to be isotonic, yeah, two solutions can be said to be isotonic when the solute concentration of both the solutions is same। दोनों सॉल्यूशन का यदि सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक समान होगा तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप देखते होंगे बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूं आंख की बीमारी। किसी का आंख लाल हो जाता है, किसी को कम दिखने लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आंख में होता है, आई प्रॉब्लम्स। तो वो लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट माने आंख के डॉक्टर से संपर्क करते हैं। वो आंख का डॉक्टर जो है उनको कुछ सॉल्यूशंस देता है, छोटा छोटा बोतल में, वायर्स। उस ड्रॉप को वो आंख में डालते हैं तो आप देखते होंगे ना आंख खुलता है ना सिकुड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आंख में जो सॉल्यूशन हम लोग डाल रहे हैं उसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हमारे आंख में जो लिक्विड है उसके सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बराबर है, और इसीलिए हम लोगों का आंख न तो सूजता है, न खुलता है और न ही सिकुड़ता है। यदि हम लोग उसमें हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लेते तो क्या होता कि आंख के आई बॉल जो है या तो सिकुड़ जाता, ये फैल जाता। तो हम लोग दोनों ही स्थिति से बचते हैं। अब हम लोग ये इन्हीं सभी विधियों के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इन्हीं विधियों के द्वारा
जो आवश्यक पदार्थ है, सॉल्यूशन है, लिक्विड वगैरह है, वो अपने अंदर लेता है और देह के बाहर छोड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट हुआ। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो बीच वाला दूसरा पार्ट हमने आप लोगों को कहा था वो था साइटोप्लाज्म। The second one was cytoplasm. कोशिका द्रव्य भी इसको बोल सकते हैं आप, कोशिका द्रव्य। और तीसरा हम लोगों ने लिखा था न्यूक्लियस। तो रफली a cell can be divided into 3 parts when we try to study the structure of a cell: cell membrane, cytoplasm and nucleus. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन अभी हम लोग पढ़ रहे थे। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरा आता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो आप देखिए यहां पर ये जो है सो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप देखिए कहीं कहीं पर खाली जगह है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं लिक्विड जैसा चीज दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। जो न्यूक्लियस के बाहर है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर भरा हुआ है जेली लाइक लिक्विड, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर देखिए एक छोटा सा गोल जैसा चीज दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। इसमें एक थ्रेड जैसा रचना दिखता है, जाली जैसा। उस थ्रेड या जाली जैसे रचना को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। इनफैक्ट ये क्रोमैटिन नेट होता है। क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट, ये क्रोमैटिन नेट हुआ। अब न्यूक्लियस का ये एक बात हो गया इतना। हम लोग जब न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो और इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। ये एक बड़ा सा जगह दिख रहा है, ये खाली स्थान है। इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल, ये वैक्यूल। बहुत सा चीज यहां पर और दिख रहा होगा आपको। हम लोग थोड़ा सा इसका लाइन ऐसे करके दिखाते हैं। ये जो चीज दिख रहा है ये है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको। इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो दिख रहा है यहां पर, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अलावे ये एक छोटा गोल जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। यहां पर आप देखें ये नली जैसा बना हुआ है,
यहां भी है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी है, लेकिन यहां पर दाना दाना जैसा रचना है इसके ऊपर में, दाना दाना जैसा रचना, और जब दाना दाना है तो ये गंदा जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम लोग ER भी लिख सकते हैं, तो रफ ER, ऐसे RER भी बोल सकते हैं उसको, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ तो नहीं है, तो फिर क्या है, ये है स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको बोलते हैं SER। ये लगभग यही सभी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर में है। तो जो बीच वाला हमारा है साइटोप्लाज्म, अब ये साइटोप्लाज्म सबसे पहले जान ले हम लोग है क्या। ये जो है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड, साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य, इट इज अ जेली लाइक लिक्विड which is transparent and contains carbohydrates, fats, proteins and large number of cell organelles, सभी चीज इसके अंदर होता है। ये सभी चीजों को सेल ऑर्गेनेल्स जो है हम लोग आगे अभी जानेंगे। केवल साइटोप्लाज्म में हम लोग जाने ये साइटोप्लाज्म जो है सो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और साथ साथ बहुत तरह के सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग से बने हुए होते हैं। तीसरा जो है सो वो है न्यूक्लियस, जो कि जंतु कोशिका में केंद्र में होता है, सेंटर में, लेकिन पादप कोशिका में वो सेंटर में नहीं होता। पादप कोशिका में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा अपने जगह से साइड में हट जाता है, इसके पेरिफेरल रीजन में आ जाता है। क्यों ऐसा होता है पेरिफेरल रीजन में आने का? पेरिफेरल रीजन में आने का कारण मुख्य रूप से होता है कि पादप कोशिका में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन जंतु कोशिका में वो वैक्यूल बहुत छोटा होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो साधारणतः जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है, सेंटर में, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, बट इन प्लांट सेल्स इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेरिफेरल रीजन, मैंने कोशिका कला के पास कहीं पर हो सकता है, किनारे में। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने जान लिया। सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म हम लोग जाने, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो तरह तरह के अंग हैं जिसको कोशिकांग कहा जाता है, हम लोगों ने उसके बारे में अभी नहीं जाना है, हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस का ही बात करते हैं, क्योंकि कोशिकांग जो है वो बहुत है, वो सब एक साथ पढ़ने के बाद हम लोग न्यूक्लियस में प्रवेश कर सकते हैं, केंद्रक में। परंतु
यदि केंद्रक को पढ़ने पहले जान ले उसके विषय में तो वो केंद्रक समाप्त। तो हम लोग कोशिकांग के बारे में जानते रहेंगे। केंद्रक है क्या? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसी के अनुसार, डायरेक्शंस के अनुसार, जैसा ये डायरेक्शन देता है उसी के अनुसार कोशिका के विभिन्न कार्यों का निष्पादन होता है। All the work of a cell is performed according to the directions given by the nucleus. न्यूक्लियस जो कहेगा वही काम होगा, जो नहीं कहेगा वो काम नहीं होगा। ये न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें बीच बीच में छेद होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। यहां पर न्यूक्लियर पोर दिख रहा है। इसके अंदर में गुणसूत्रों का एक लंबा अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा अनकॉइल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट के अलावा उसके अंदर एक द्रव्य भरा हुआ होता है। वह द्रव्य कोशिका द्रव्य के समान ही रचना वाला होता है। जैसे कोशिका द्रव्य ट्रांसपेरेंट है, वो भी केंद्रक द्रव्य भी ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी उसमें भी प्रोटीन फैट्स वगैरह रहते हैं। यहां पर भी वही चीज होता है, तो एकदम उसी के अनुसार है। इसके अंदर में एक छोटा सा गोल डेंस मास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये आरएनए से बना हुआ होता है। ये आरएनए क्या है? आरएनए ये एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, केंद्रक अम्ल भी बोल सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक इसी तरह का और न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका नाम है डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं। दोनों का काम है, आरएनए तो मुख्य रूप से प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। डीएनए जो है वो उसका काम है कि कैरेक्टर्स को, जो गुण होते हैं पेरेंट्स का, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना, मतलब हेरिडिटी, आनुवंशिकता में सहायता पहुंचाना। हम लोग केंद्रक का कार्य अभी जान रहे हैं, जानेंगे भी। पहले ये जान लें कि केंद्रक जो है सो एक कोशिका में एक ही होता है। मीन सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, मतलब किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है। कभी कभी दो भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। कभी कभार ऐसा है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम है उसमें दो न्यूक्लियस होता है, एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स में दो न्यूक्लियस होते हैं, प्लूरल इसको न्यूक्लियाई कहते हैं। तो दो न्यूक्लियाई होगा, एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरे को बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस। ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसके जीव द्रव्य में कोई सेप्टम
भित्ति नहीं होता, वाल नहीं होता, और उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस होते हैं। जब बहुत से न्यूक्लियस होते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन, ये सिनोसिटिक कंडीशन क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आपकी माँ या देखा होगा, आपकी माँ बरसात के समय में अचार को बाहर में डाल देती है। नहीं डालने से क्या होगा? उसके अंदर उजला उजला रुई जैसा चीज लग जाता है, उसको बोलते हैं म्यूकर। हम लोग बाजार से स्लाइस ब्रेड लाते हैं, वो स्लाइस ब्रेड यदि उसी दिन यूज नहीं किया गया, उसको 2-4 दिन छोड़ दिया गया, तो क्या होता है? वो खाने लायक नहीं रहता। मतलब क्या होता है उसमें? होता उसमें यही है, उसमें एक फंगस ग्रो कर जाता है जिसको बोलते हैं ब्रेड मॉल्ड। उस फंगस का नाम है ब्रेड मॉल्ड। ब्रेड मॉल्ड, ब्रेड मॉल्ड, ये फंगस का नाम एक्चुअली है राइजोपस। इसको कहते हैं ब्रेड मॉल्ड। वो ग्रो करता है, उसको खाने से, वैसे ब्रेड को खाने से आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। तो फूड पॉइजनिंग को रोकना होगा। कैसे रोकेंगे? ये इस तरह का ब्रेड जो आप ला करके घर में 4 दिन 8 दिन रख दिए, उसको खा लिए, उस बात को नहीं करना होगा। लाए उसको एकदम फ्रेश स्थिति में ही खाएं। फ्रीज में रख के 1 दिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी स्थिति में खा लेना है, नहीं तो ब्रेड मॉल्ड ग्रो कर जाएगा। वो जो ब्रेड मॉल्ड ग्रो करेगा तो उस ब्रेड मॉल्ड में भी जो जीव द्रव्य होता है उसमें सेप्टम नहीं होता, और जब सेप्टम नहीं होगा उस कंडीशन को भी बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। वही स्थिति वो अचार वाले में भी है, म्यूकर ग्रो कर जाता है, उसमें क्या सेप्टम नहीं होता, बोलते हैं उसको सिनोसिटिक कंडीशन में बहुत सा न्यूक्लियाई होता है। ये आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने बता दिया, लेकिन आप मुख्य रूप से जाने कि प्रत्येक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, लेकिन कुछ में जैसे कि पैरामीशियम, उसमें 2 न्यूक्लियस होता है, एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का, केंद्रक का कार्य क्या है? मैंने न्यूक्लियस बताते समय शुरू में ही कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्ट करता है क्या काम करना है ब्रेन ऑफ द सेल में, मतलब वह इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। फंक्शन नंबर 1, केंद्रक विभिन्न से कोशिका के विभिन्न कार्यों का निष्पादन कराता है। मैंने कहा था क्रोमेटिन नेट, ये जो क्रोमेटिन नेट होता है, जब कोई कोशिका डिवाइड करने लगता है, डिवीजन होने लगता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। छोटे छोटे, वो छोटे छोटे के साथ साथ मोटे मोटे भी है, छोटा मोटा, स्मॉलेस्ट एंड थिकेस्ट, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं गुणसूत्र। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमेटिन नेट shortens and thickens, becomes shortest and thickest. The shortest and thickest structure is called chromosome, गुणसूत्र। This chromosome is made up of DNA and protein. क्रोमोसोम बना हुआ होता है डीएनए से और साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन से। एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन, तो हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। जब ये इससे बना हुआ है डीएनए से, और डीएनए के साथ
साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये क्या करता है कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर करता है। फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ, आप देखते होंगे कि आप में आपका जो लक्षण है, गुण, कैरेक्टरिस्टिक आपके मदर फादर से मिलते जुलते हैं। ये कैसे हुआ? आपके मदर फादर जिस तरह के हैं आप उन्हीं के तरह के कैसे हुए? क्योंकि उनका जो गुण सूत्र है वो आप में ट्रांसफर हुआ, मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुआ। मदर फादर का सम्मिलित रूप से कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ। इसी के कारण उनके 2 हाथ आपके भी 2, उनके 2 आंख आपके भी 2, इस तरह से जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस हेल्प्स इन हेरिडिटी। अब ये जो हेरिडिटी है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसी क्रोमोसोम के ऊपर में छोटा छोटा बिंदु जैसा स्ट्रक्चर होता है which is arranged in a linear fashion that is called gene। उसको बोलते हैं जीन। Genes are in fact the basic unit of heredity। हमने कहा क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से, क्रोमोसोम पर ही है जीन, मतलब डीएनए पर हो गया जीन। इसका मतलब हो गया डीएनए, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये जीन जो है अपना कैरेक्टर से भी बनाता है। आप देखे होंगे, जैसे देखिए मेरा ये जो है फ्री ईयर लोब है, किसी किसी का ये ईयर लोब यहाँ पर अटैच्ड होता है। दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक, फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब। आंख में आप देख रहे हैं पुतली, उसका रंग किसी किसी का ब्राउन होता है, जिसको आप लोग रेड बोल देते हैं, रेड रहता नहीं है, ब्राउन होता है, ब्राउन आइज, किसी किसी का ब्लैक आइज। ये भी कैरेक्टर हुआ, ट्रांसफर होता है, बहुत चीज ट्रांसफर होता है, जो कि हम लोग इस क्लास 9 के लिए नहीं रखे उसको। आप लोग हेरिडिटी पढ़ेंगे अगले साल क्लास 10 में। तो केंद्रक का काम क्या हुआ, टू ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज टू हेल्प इन हेरिडिटी। कोशिका के अंदर प्राय प्रोटीन का बनना आवश्यक होता है। ये जो डीएनए है वो प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो ये सभी कार्य हो गए केंद्रक के। अब हम लोग चुके स्ट्रक्चर ऑफ सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। 3 पार्ट में मैंने पहला पार्ट कहा था सेल मेम्ब्रेन, हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा पार्ट मैंने कहा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, हम लोग उसके बारे में तो जाने, कोशिकांग के बारे में नहीं जाने हैं, अभी अभी जानेंगे उसको भी। तीसरा हमने कहा था केंद्रक, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर कोर है आप देख रहे हैं, इसी से न्यूक्लियस के अंदर का सामान साइटोप्लाज्म में आता है, या साइटोप्लाज्म का सामान जो है सो न्यूक्लियस के अंदर में जाता है। तो हम लोग अब पढ़ें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स। उसके पहले एक बार फिर से साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग वगैरह होते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म,
It is the active site for most of the biochemical reactions. इसी के अंदर जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो होते हैं। इनमें हमारे बहुत से कोशिकांग सहायता करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? क्यों नहीं इसे हम लोग सेल ऑर्गन बोलते हैं? ऑर्गन बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गन जो होता है ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है। ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ टिश्यू, और जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स यूनाइट दे फॉर्म द टिश्यू। तो टिश्यू को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? A tissue is a group of cells having similar structure, origin and function. जब उनका स्ट्रक्चर सेम हो, जब उनका उत्पत्ति सेम हो, जब वो एक ही काम करते हो, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू। मतलब एक सेल से ज्यादा सेल्स हुआ टिश्यू, और जब बहुत से टिश्यूज मिलते हैं, मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी, जब बहुत से सेल्स होंगे तो ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज हैं। वो है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है नर्वस टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा है मस्कुलर टिश्यू। ये चारों टिश्यूज मिल करके बनाते हैं ऑर्गन। वो ऑर्गन हो सकता है हाथ हो, पैर हो, आंख, कान, नाक, कुछ भी हो, ये सभी मिल करके बनाएंगे ऑर्गन्स। अब यहां पर ये सेल के अंदर है, यहां पर इसकी संख्या एक ही है सेल। उस सेल के अंदर जो है ये छोटा सा पार्ट है, तो इसको बोलते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। Cell organelles are the subcellular structures present in the cytoplasm. Organelle word ही क्यों दिया गया इसका नाम? Why not others? Because these organelles perform a particular function, एक खास तरह का काम करते हैं। जैसे आपने सेल में देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सुना होगा आप लोगों ने प्लास्टिक, ये प्लास्टिक जो है कलर्ड मटेरियल होता है। मुख्य रूप से दो ही हम लोग कहते हैं, कलर्ड और कलरलेस। लेकिन वो कलर जब हम लोग डिवाइड करते हैं तब दो हो जाता है, ग्रीन बाकी दूसरा कलर। ग्रीन कलर को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, अदर कलर्स को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। हम लोग रफली डिवाइड कर देते हैं, प्लास्टिक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 तरह का। लाइसोसोम्स, हमने डायग्राम जो बनाया था यहाँ बोर्ड पर, उसमें दिखाया था आपको लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स भी होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम भी होता। बात यहां है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल प्लांट सेल में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल एनिमल सेल में होते हैं, बाकी सब दोनों में कॉमन होता है। जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, वो कॉमन है। ये प्लास्टिक का बात कर रहे थे, इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल सेल्स। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं। सेंट्रोसोम में कह रहा था is exclusively found in animal cells, not in plant cells. पादप कोशिका के बाहर हमने यहां पर लिखा भी हुआ था, सेल वॉल दिख रहा है यहां पर।
सेल वॉल, ये केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। तो कुछ चीजें पादप कोशिका में होती है, कुछ चीजें जंतु कोशिका में होती हैं। पादप कोशिका कुछ मामलों में जंतु कोशिका से भिन्न होता है, बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं दोनों में। कोशिका भित्ति, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज ए ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल्स। हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को देखा, वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, लेकिन सेल वॉल जो है सो फुल्ली परमिएबल होता है। इट इज फुल्ली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, जीवित, लेकिन सेल वॉल इज डेड, ये डेड होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के बाहर में होता है और सेल को कोई रिजिड शेप नहीं दे पाता। सेल वॉल गिव्स ए रिजिड शेप टू द सेल। तो ये दोनों चीजें हो गई, मैंने ये कुछ चीजें हो गई जो सेल वॉल के विषय में है। सेल वॉल के प्रेजेंस के कारण वो प्लांट सेल्स में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है, वो बचाता भी है इनर कंटेंट ऑफ द सेल को। एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं, बचाने की बात ही खत्म है, वहां पर केवल सेल मेम्ब्रेन ही सब काम करता है। ठीक है बच्चों, हम लोग बहुत कुछ पढ़े। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं होमवर्क के लिए, फिर आप वैसा ही काम करूंगा जैसे पहले वीडियो लेसन में किया था। जो चीज मैं ठीक से नहीं पढ़ाया या ठीक से नहीं पढ़ाया ही नहीं हूं, उसको अगले वीडियो लेसन के लिए रखता हूं। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इन सेल ऑर्गेनेल्स अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, केवल एक पढ़ा सेल वॉल, तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। मैं उन्हीं में से कुछ आप लोगों को दे देता हूं होमवर्क करने के लिए। आप लोग लिख लें, जैसे ये मैं जो सेल ऑर्गेनेल्स का नाम ले रहा हूं उनके कार्य लिखें। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। दूसरा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस लिखें। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का भी अंतर बताएं। ये 3 जो होमवर्क हो गए वो मेरे ख्याल से आपके लिए काफी है। आप आशा है आप इन सबों का घर में ठीक से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज्ञान वर्धन होगा और इस विषय को ठीक से समझ पाएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग फिर अगले वीडियो लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।